अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। कौमी क्रिकेट टीम में कप्तान की तब्दीली ने हालात बदल दिए, एहसासात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, अंदाज बदल दिए, अतवार बदल दिए। बॉल बॉल न रही, बैट बैट न रहा, खिलाड़ी जादूगर बन गए। यूं समझिए कि सारा का सारा गेम ही बदल डाला। जिन शाहीनों के पर टूट रहे थे वो पलटकर ऑस्ट्रेलिया पर ऐसे झपटे हैं कि कैंगरूज के कप्तान ये कहने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तान ने उन्हें आउट क्लास कर दिया। ये वही टीम है नाज़रीन जो 2 साल से खेलना ही भूल गई थी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका जैसी टीम से शर्मनाक शिकस्त खाने वाली टीम ने सिर्फ कप्तान की तब्दीली के साथ ही वो काम कर दिखाया जिसकी उम्मीद सालों पहले कौम ने अपनी कौमी क्रिकेट टीम से छोड़ दी थी। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही हराना ये कोई आसान काम नहीं है। पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा 2002 में कैंगरूज के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीती थी। अब 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में वनडे सीरीज हराकर मोहम्मद रिजवान ने अपनी कप्तानी का खाता तो खोला थी, टीम से मुताल्लिक कौम की सोई हुई उम्मीदों को भी फिर से जगा दिया है। तो नाज़रीन, मेलबर्न में शिकस्त के बाद शाहीनों ने पहले एडलीड और फिर पर्थ में कैंगरूज को उनके होम ग्राउंड पर ऐसा पिछाड़ा कि क्या मैक्सवेल, क्या स्टार्क, कौन कमिंस और कैसा स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े नाम ग्रीन शर्ट्स के जवानों के आगे बड़े छोटे छोटे नजर आने लगे। पाकिस्तानी बॉलर्स ने 3 मैचेस की वनडे सीरीज में किसी भी ऑस्ट्रेलियन बैटर को हाफ सेंचुरी तक करने का मौका ही नहीं दिया। आज पर्थ में आखिरी वनडे में तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने सिर्फ 32 ओवर्स में ही ऑस्ट्रेलिया के 9 खिलाड़ियों को पवेलियन पहुंचा दिया। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस 2 और मोहम्मद हसनैन ने 1 विकेट उड़ाई। ऑस्ट्रेलिया को 32 ओवर्स में बुक करने के बाद पाकिस्तानी बैट्समैन ने बैटिंग चार्ट संभाला तो यहां भी कोई कमी नहीं छोड़ी। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को 27वें ओवर में ही शिकस्त का परवाना थमा दिया। वनडे सीरीज में पाकिस्तानी टीम की जीत का झंडा गाड़ दिया। इनके खिलाफ टेस्ट सीरीज में स्पिनर्स ने 39 विकेट्स लेकर रिकॉर्ड बना दिया था, तो अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तानी पेसर्स ने 3 मैचेस की सीरीज में पहली बार 26 विकेटें उड़ाकर रिकॉर्ड बना डाला है। आज की जीत में बहुत से रिकॉर्ड भी बने हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट अपनी तारीख में मुसलसल 8 या इससे ज्यादा विकेटों से पहली मर्तबा वनडे मैच हारी है, वनडे मैचेस हारी है। ये भी ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली मर्तबा हुआ है कि इसको ऐसी शिकस्त मिली है जहां 100 से ज्यादा गेंदें मैच में बची हुई थी। टीम की हालगी पर टीम इंतजामिया, कोचेस और टीम के नए कप्तान बिलाशुबा शाबाश के मुस्तहक हैं। लेकिन इस खुशी के मौके पर जरा पड़ोस की बात करते हैं ना। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की तरफ से फिर वही गैर संजीदा तैयार किया गया है। इंडिया पाकिस्तान में मुबैना तौर पर सिक्योरिटी का झूठा बहाना बनाकर चैंपियंस ट्रॉफी में अपने क्रिकेटर्स को भेजने से इनकार कर रहा है ताकि पाकिस्तान में तकरीबन 3 दहाइयों बाद होने वाला आलमी क्रिकेट इवेंट खराब हो जाए और एशिया कप की तरह ये टूर्नामेंट भी हाइब्रिड मॉडल पर चला जाए। आज आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम के पाकिस्तान न आने के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया है। इस ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बाद पीसीबी ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ राब्ता कर लिया है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि हुकूमत का इंडियन टीम के पाकिस्तान आने से इनकार पर सख्त फैसले लेने का इम्कान है। इस हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेर गौर है कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आती है तो पाकिस्तान भी अभी इंडिया के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। ये ऑप्शन भी ज़ेर गौर है कि जब तक ताल्लुकात बेहतर नहीं होते तब तक इंडिया के साथ किसी भी टूर्नामेंट में कोई भी मैच न खेला जाए। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान ने टीम हमेशा इंडिया भेजकर अच्छा तासुर दिया है, लेकिन इंडियन हुकूमत हमेशा सियासत को खेल का हिस्सा बनाती रही है। और यहाँ आईसीसी का किरदार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली कि वो भारत को कायल करता है कि पाकिस्तान आ जाए या पाकिस्तान को मजबूर करता है कि हाइब्रिड मॉडल पर राजी हो जाए। यहाँ नाज़रीन ज़रा आपको माजी और माजी करीब की कुछ मिसालें बता देते हैं कि जब किसी टीम मुल्क जाने से इनकार किया तो वहाँ आईसीसी का क्या किरदार रहा है। 1996 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने अपने मैचेस श्रीलंकन दारुल हुकूमत कोलंबो में खेलने से इनकार किया तो श्रीलंकन टीम को दोनों मैचेस में वॉकओवर मिला। 2003 के वर्ल्ड कप में बरतानवी हुकूमत ने सियासी अदम इस्तेहकाम को वजह बनाकर अपनी टीम भेजने से इनकार किया
तो आईसीसी ने मुतबादिल वेन्यू देने से इनकार करते हुए जिम्बाब्वे की टीम को वॉकओवर दिया। 2003 के ही वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की टीम ने कीनिया जाने से हिचकिचाहट दिखाई तो कीनिया की टीम को मैच के पॉइंट्स मिल गए, लेकिन मुतबादिल इंतजाम या हाइब्रिड मॉडल आईसीसी ने नहीं दिया। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से आईसीसी पर इंडियन बोर्ड के असर रसूख का तासुर काफ़ी तेज़ी से उभर रहा है, काफ़ी तेज़ी से छा रहा है, जिसके बाद इंडियन टीम के लिए सहूलियात और इसकी फरमाइशी प्रोग्राम्स की डिमांड्स पूरी होने पर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं। हाल ही की मिसाल दे दूं तो अभी 5 महीने पहले ही जून में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और इंग्लैंड के सेमीफाइनल के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया था, जिसके नतीजे में बारिश के सबब मैच मुतासर होने की सूरत में इंडिया को फाइनल का टिकट बड़ी आसानी से मिल गया था। जबकि इसी टूर्नामेंट में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया था। तो ये तो वाज़ेह है कि मौजूदा कुछ अरसे से आईसीसी भी जानिबदार रहा है। अब देखते हैं कि इस बार क्या फैसला होता है कि जब पाकिस्तान अपने स्टांस पर खड़ा हो जाता है। तो कामरान अकमल टेस्ट क्रिकेटर हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। एक तो आज बहुत ही ज्यादा खुशी की खबर और साथ साथ फिर हुकूमत पाकिस्तान और पीसीबी की तरफ से ये वाली खबरें आ जाना, इन दोनों पर बात करने के लिए साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका कामरान। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि कुछ अरसे पहले तक और इस साल के आगाज से पहले तक भी ये डिस्कशन हो रही थी कि जैसे तैसे करके जो टूर्नामेंट्स हैं, इंग्लैंड का टूर है या वर्ल्ड कप है, वो तो निकल जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत मुश्किल टास्क होगा। लेकिन जिस तरह से टीम ने परफॉर्म किया, जिस तरह से रिजवान की कैप्टनसी हमें नजर आई, क्या समझते हैं आप, ये कप्तान की तब्दीली का असर हुआ है या वजह कुछ और है? देखिए, डेफिनेटली कैप्टन का बड़ा अहम रोल प्ले होता है और कैप्टन अपनी टीम को लड़ाता है और अपने प्लेयरों को समझता है किस मौके पे जाके उनसे परफॉर्मेंस लेनी है। ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ है, जो मेरे ख्याल से माइंडसेट चेंज हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट में, जो 4-5 साल से चलता हुआ आ रहा था, बड़ा नेगेटिव चलता हुआ आ रहा था। पर्सनल जो माइलस्टोन है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था और टीम की तरफ नहीं दिया जा रहा था, यूनिटी के साथ नहीं खेला जा रहा था। खुद प्लेयरों ने खुद पीसीबी को आगाह किया, हमने सुना भी है उनके मुंह से, पीसीबी ने भी बताया। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी पाकिस्तान की क्रिकेट में, जो अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे थे। लेकिन ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कोई आईसीसी इवेंट से कम खुशी नहीं है जे ऑस्ट्रेलिया से जीतना सीरीज। तो मेरे ख्याल से पूरी टीम को क्रेडिट देना चाहिए और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, जो हम लोग चाह रहे थे वैसे ही क्रिकेट वो खेल। और कामरान, आपको तीनों मैचेस में रिजवान की कैप्टनसी किस तरह की नजर आई? क्योंकि वो बाकायदा तौर पर हमें तीनों मैचेस में एंगेज नजर आए। इनफैक्ट आज जब उन्होंने मीडिया टॉक की तो उसमें भी उन्होंने कहा कि वो चाहे जूनियर्स हो, सीनियर्स हो, मैनेजमेंट हो, सेलेक्टर्स हो, स्टाफ हो, वो हर किसी की राय सुनेंगे और हर किसी की राय का एहतराम करेंगे। देखिए, ये अच्छी चीज़ है किसी भी कप्तान के लिए कि कोई ये बात कर रहा हो बेटरमेंट के लिए, वो ज़रूर सुननी चाहिए। बाकी अपनी टीम के साथ बैठ के वो ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए। अगर क्रिकेट के लिए बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ज़रूर करनी चाहिए। और बड़ी ज़बरदस्त कैप्टनसी की है और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 30-30 ओवरों में आउट करना, 140 पे आउट करना, 160 पे आउट करना उनकी पूरी टीम को, ये कोई आम चीज़ नहीं है। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है पाकिस्तान टीम ने, अपने बॉलर्स को बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया रिजवान ने, जो इससे पहले हम लोग कम देखते थे कि जैसे 3-4 आउट होते थे, गिरफ्त होती थी, तो हम नॉन रेगुलर बॉलर्स को लगा के उनका मोमेंटम सारा ना अपना उनकी तरफ शिफ्ट कर देते थे, ख़त्म करने नहीं जाते थे, आउट करने नहीं जाते थे। ये 4 बॉलर से रिजवान ने बड़ा अच्छा काम लिया और बॉलर्स ने भी वैसे रिस्पॉन्ड किया, वैसे बॉलिंग करके दिखाई है, मैच विनिंग बॉलिंग करके दिखाई है, चाहे वो चाहे शाहीन हो, हारिस रऊफ हो, हुसनैन हो, ये सब ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की और कंडीशन के मुताबिक। कामरान, इस शानदार जीत के पीछे ऑब्वियसली कई वजूहात होंगी, लेकिन क्या जिस तरह से इंग्लैंड की सीरीज में हमने देखा बाबर को, नसीम को, शाहीन को बिठाया गया और एक वाज़ेह पैगाम दिया गया, क्या ये भी ट्रिगर कर गया कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी की लॉबी नहीं चलेगी, अगर चलेगा तो सिर्फ वो चलेगा जो परफॉर्म करेगा? देखिए, एक तो हमारे बोर्ड ने जो डिसीजन लिए हैं, सबसे पहले तो सिलेक्शन कमेटी को क्रेडिट देना चाहिए, जिन्होंने ये डिसीजन लिया है। इंग्लैंड के खिलाफ जो कंडीशन हमें चाहिए थी जीतने के लिए, वैसा माइंडसेट बनाया और लड़कों को मैसेज दिया कि अगर आपने खेलना इस कंडीशन में खेले, हम ऐसे ही जीत सकते हैं इंग्लैंड जैसी टीम से
जैसे उन्होंने पहला टेस्ट मैच हम लोगों से मुल्तान में 800 प्लस रन करके जीत लिया था, तो वो एक चीज मेरे ख्याल से बड़ी काम आई है। और यही चीज हम लोग कहते हुए आ रहे थे कि आप अपने मुल्क में जीतें, स्पिन पे कॉन्फिडेंस रखें, ब्रेक पिचेस बनाएं जो हम लोग जीत सके, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग ऐसे जीतते रहे ऐसी टीमों के खिलाफ। आप उल्ट कर रहे थे, आप जा रहे थे फास्ट बॉलर्स के साथ, फिर जाके फिर आप जीत नहीं सकते अपने मुल्क में, आप स्पिनर पे जीत सकते हैं। फिर नेगेटिव बातें चल रही थी कि स्पिनर्स नहीं है, हमारे पास बैकअप नहीं है, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट सब कुछ है, पाकिस्तान में टैलेंट है, लेकिन उसके लिए विजन और अच्छे डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से जो डिसीजन है ये सिलेक्शन कमेटी ने लिए हैं, और उसके बाद जो चेयरमैन साहब ने आउट ऑफ द बॉक्स जाके इनको अथॉरिटी दी है, मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त। यही चीज मिस कर रहे थे, प्रोफेशनली डिसीजन क्या लें, यूनिटी के साथ कैसे लड़कों को खिलाएं। आप शाहीन की बात कर रहे हैं, बाबर की बात कर रहे हैं, देखें इनसे पहले भी जो भी प्लेयर्स आए हैं वो क्रिकेट से बड़े नहीं थे, परफॉर्मेंस नहीं होते थे तो डोमेस्टिक में भेजते थे। अनफॉर्चुनेटली पिछले 5-6 साल में ये चीजें नहीं हो रही थी, परफॉर्मेंस काउंट नहीं हो रही थी। उस वक्त सिर्फ अपने फेवरेट्स खिलाए जा रहे थे, करे या ना करे, उस वक्त माइलस्टोन अपना किया जा रहा था, टीम का नहीं सोचा जा रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी स्ट्रगल करती हुई नजर आई। हम 4.25 साल के बाद अपने मुल्क में जीते हैं, कोई टीम ऐसे नहीं खेलती अपने मुल्क में जो हम लोग खेल रहे थे। लास्ट सीरीज से देखें, सिनेरियो चेंज हो गया पाकिस्तान की क्रिकेट का, ऑस्ट्रेलिया में जाके जीत गए। क्यों जीतते हैं? इसलिए कि पाकिस्तान को सामने रखा, अपने पर्सनल गोल साइड पे रखे हैं, तो मैसेज दिया कि ये ड्रॉप हो सकते हैं, बाकी भी। अच्छा कामरान, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कामयाब हुए हम, और उसके बाद जब वनडे सीरीज की बारी आई ऑस्ट्रेलिया में, और फिर 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में ही हमने फतह हासिल की। तो यही जो टीम का इस वक्त कॉम्बिनेशन चल रहा है, इसी को देखते हुए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप T20 के लिए, कि यही अगर कॉम्बिनेशन रहता है तो जो माजी करीब में जो नताइज रहे हैं पाकिस्तान टीम के, उसके बरक्स रिजल्ट आ सकते हैं? देखिए कामयाब रहेगा। आप देखिए, आप टेस्ट मैच जीते हैं तो वनडे सीरीज जीत गए हैं, वनडे सीरीज जीती है तो अब T20 सीरीज जीतेंगे। तो अब ये जो उन्होंने टीम बनाई है, जो पाकिस्तान की टीम को ऑस्ट्रेलिया ने इतना इजी लिया, इतना हल्का लिया, उसका तो जवाब पाकिस्तान टीम ने वनडे सीरीज में दे दिया। अब रह गई T20 सीरीज। अब ये हिस्ट्री बनाए, इन लड़कों के पास मौका है, इस टीम के पास मौका कि 6 मैचेस हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, 5 पाकिस्तान जीत के आया। तो मेरे ख्याल से वो T20 सीरीज में भी करीब नहीं लगने देना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई है, उसको पॉजिटिव रखें, ना कि उसमें आप गुम जाएं, उसी चीज को याद करते रहें, अच्छा देखते रहें, इसको आप भूल जाएं वनडे सीरीज को। अब जो T20 है उसकी तरफ ध्यान दें, और इससे अच्छे तरीके से जीतनी चाहिए, उनकी नहीं है। अच्छा कामरान, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस, उसकी पिच इतनी आसान नहीं है, लेकिन बॉलर्स तो रही आउटस्टैंडिंग, लेकिन बैटर्स ने भी बड़ा जबरदस्त काम किया। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, इन्होंने अच्छा स्कोर दिया है। अब बॉलर्स की अगर बात करते हैं तो वो जो हमारा एक लेगेसी है, जो रिवायती पाकिस्तानी पेस अटैक है, वो हमें बाकायदा तौर पर नजर आया। किसी एक भी ऑस्ट्रेलियन बैटर को हमने 50s को क्रॉस करने नहीं दिया, हाफ सेंचुरी नहीं करने दी है। हारिस रऊफ सबसे ज्यादा मुतासर कौन रहे हैं? तो यही कॉम्बिनेशन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी सूट करेगा फिर? देखिए, एक तो कंडीशन बड़ी मैटर करती है। ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट है बॉलिंग के लिहाज से, बैटिंग के लिहाज से। साउथ अफ्रीका जाएंगे, वहां पे डिफरेंट है। पाकिस्तान में हमें बेहतर आइडिया है कि क्या यहाँ पे जरूरत है टीम को, क्या बॉलिंग लाइनअप होनी चाहिए। देखें, ये एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है फास्ट बॉलर्स ने। साइम अयूब की आपने बात की है, देखें ये हम लोग, साइम अयूब कितने अरसे से खेल रहा था, 1-1.5 साल से खेल रहा था ना, कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, हम जो चाह रहे थे। आप देखिए फाइनली अब 2 मैचेस पे उसने अच्छा किया, तो हम पास की परफॉर्मेंस नहीं भूल सकते। हमने ये देखना कि पास में उसको इतना मौका दिया, तो हमने अब नजर आया कि उसने अपना टैलेंट, अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। इस चीज को अब उतना लंबा लेके जाए, अपनी विकेट की वैल्यू को समझे, उसको समझ आए कि 9 लुक शॉट अर्ली ऑन नहीं खेली जा सकती। जब तक आप सेट ना हो जाए, कोई 4-5 ओवर्स ना खेलने, उतनी देर ये नहीं लग सकती जिससे वो फेमस है, जो जाना जाता है। तो ये थोड़ी सी उसको अवेयरनेस आनी चाहिए, और अपनी इनिंग्स को कैसे बिल्ड करना है, कैसे मैच कैसे जितवा के देने, ये सारी चीजें। सही। अब मुझे बताइए, चैंपियंस ट्रॉफी में
इंडिया की तरफ से हम मुसलसल सुन रहे थे, उनका मीडिया भी बता रहा था कि शायद वो नहीं आएंगे, मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने हो रहे थे। अब फाइनली बता दिया गया ऑफिशियली कि वो नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बड़ा ज़बरदस्त स्टांस, जो पाकिस्तान की तरफ से, जो हुकूमत पाकिस्तान से या PCB से जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जो खबरें आ रही हैं कि हम 2-3 ऑप्शन जेर गौर हैं कि जब तक ताल्लुकात और हालात उनके साथ बेहतर नहीं होते तब तक फिर कोई टूर्नामेंट ही ना खेला जाए, चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो इनके बगैर करवा ली जाए। हाइब्रिड मॉडल की भी बात हो रही थी, लेकिन उसका भी वाज़ेह तौर पर बड़ा कैटेगोरिकली PCB चेयरमैन ने कहा कि हाइब्रिड मॉडल की तरफ हम नहीं जाएंगे। आप क्या मशवरा देंगे? क्या हमें यही इसी पे ही कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमने एक स्टांस ले लिया है कि इंडिया के बगैर खेलेंगे, करवाएंगे, तो फिर हमें ICC को भी इसी चीज के ऊपर राजी करना चाहिए? देखिए, वो तो बिल्कुल करवानी चाहिए। जो अभी मैंने भी सुना है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए क्रिकेटर, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम देखिए नेबर है तो हम लोगों को पीसफुली रहना चाहिए। हम लोग आपस में नहीं खेलेंगे कि तो बाहर की टीमें हैं वो क्या करेंगी। हम आपस में खेलेंगे, हमारे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होंगे, हम दोनों मुल्कों को फायदा होगा, हमारे लोग एक दूसरे से मिलेंगे। क्रिकेट फैंस, आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं, ग्लोबली सबसे बड़ा मैच माना जाता है इंडिया पाकिस्तान का। तो ये चीज होनी नहीं चाहिए थी। हम भी इससे सबसे भी ज्यादा बुरे उसी में हालात होती में है। इंडिया में गए हैं खेलने के लिए, जब कोई देखना पसंद नहीं करता था एक दूसरे की तरफ। 2011 का वर्ल्ड कप आप देख ले, 2007 में हम लोग गए हैं, 2013 में गए हैं, जी। अभी वर्ल्ड कप में गए हैं। जो हालात बनाए हुए थे पाकिस्तान के वीजों के लिए, और जो टीम को सबसे लास्ट पे गई है टीम, हमारे मीडिया के लोगों को वीजे नहीं दिए गए, हमारे क्रिकेट फैंस को वीजे नहीं दिए गए। तो ये सारी चीजें हमने बर्दाश्त की है। और मैं अब कहता हूं कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हम लोग खड़े हैं। जो भी डिसीजन ले, हमेशा हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे पाकिस्तान की अवाम ने हमेशा पहल की है, फ्लेक्सिबल रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से ये चीजें हमें नजर नहीं आ रही, और मेरे ख्याल से इसमें ICC को रोल प्ले करना चाहिए। ये ICC फादर फिगर है दुनिया की सारी क्रिकेट के। अगर आप इनको एक पेज पे ला के नहीं खिला सकते तो फिर यानी क्या आप फायदा समझते हैं कि पाकिस्तान जो फैसला लेने जा रहा है इस हवाले से वो बिल्कुल दुरुस्त है, आप सपोर्ट करते हैं इसे? पहले भी मैंने कहा था, जब आपने अगर ICC इवेंट में या चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आते तो हमें फिर एक कोई स्टांस लेना पड़ेगा। हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी कि पाकिस्तान की टीम है, वर्ल्ड चैंपियन है, और इसमें जब तक हालात, ये अब ICC इवेंट नहीं, अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आते तो मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, मोहसिन नकवी साहब से, जब तक बायोलैटर सीरीज नहीं होंगी उतनी देर ICC इवेंट भी ना खेले। बेशक हमारे मुल्क में आए, पहले अब इस पे बात होनी चाहिए कि आए आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस भी रखें, शेड्यूल रखें, ICC को कहे बायोलैटर सीरीज भी हो, फिर जाके आगे मैचेस से। आपने बताया, मैं इसमें अपनी गवर्नमेंट और अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हूँ, बिल्कुल हमायत करता हूँ हाइब्रिड मॉडल पे, कोई बिल्कुल बात ठीक। कामरान इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। अगर पाकिस्तान अपने इसी स्टांस पे कायम रहता है तो ऑब्वियसली नुकसान तो होगा, लेकिन भारत की अकल भी ठिकाने आ जाएगी। प्रोग्राम में क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। सियासी मामलात क्या चल रहे हैं, इसके अलावा मरियम साहिबा के हवाले से भी एक सहाफ़ी ने खबर दी है, उसकी भी बात करेंगे। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो क्योंकि कुछ दिनों पहले मरियम साहिबा ने ट्रैवल किया, इत्तलात थी कि उनका कोई चेकअप है, लेकिन एक सहाफ़ी का क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और ऑब्वियसली एक क्यूरोसिटी पाई जाती है कि मरियम साहिबा की तबीयत कैसी है, तो उनके बारे में बताइएगा, वो खैरियत से हैं? नहीं, पार्टी को तो ऐसी कोई खबर अभी तक हमें हासिल नहीं हुई जिसमें वो कहें वो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, चेकअप करवा रही हैं वहाँ स्विट्जरलैंड में। हमें तो ऐसी कोई खबर नहीं है। यानी वो जो बात कर रहे हैं तशवीशनाक हालत कह रहे हैं मरियम साहिबा की, तो आप इस खबर की बिल्कुल तरदीद कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से हैं? जी मैं तरदीद कर रहा हूँ। ठीक, बिल्कुल ठीक। खुर्रम साहब, आप क्विकली जरा बढ़ते हैं आगे। IMF का वफ्द है, कल आ रहा है पाकिस्तान। मुल्क में नए मिनी बजट की बातें हो रही हैं, टैक्स गैप बढ़ता जा रहा है, जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है इसके हवाले से भी मुश्किलात हैं। क्या देख रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए मुश्किलात हो सकती हैं सर? जी मैं तो हुकूमत के लिए बेहतर हालात देख रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा टेस्ट जो है वो टैक्स रेवेन्यू से ज्यादा चैलेंज है कि हुकूमत क्या रिफॉर्म का जो करना है, जिसका गालिबन पहला इम्तिहान PIA की निजकारी है।
उसमें अगर हुकूमत अपनी अज़म का और अपने इस्तक़लाल का मुजाहरा करती है और इस ट्रांजैक्शन को मुकम्मल कर देती है, जो भी अभी हालिया चैलेंजेस उठे हैं उनसे सबक सीखते हुए, तो बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के हवाले से भी और IMF की जो भी तशवीश वो जाहिर कर रहे हैं वो बहुत हद तक दूर हो जाए, क्योंकि असल जो पाकिस्तान के रियासत के बारे में सवाल है पूरी दुनिया में कि क्या आज की जो हुकूमत है उसके पास उस किस्म का है कि वो पाकिस्तान की मईशत को जो उसके लगे बंदे तरीके हैं उनसे बाहर निकाल पाती है। खुर्रम साहब, हुकूमत ने NTDC को भी सर 3 इदारों में तकसीम कर दिया ना। पहली कंपनी बिजली की तरसील की जो खिदमात है उसको मौसर बनाएगी, दूसरी तरक्याती मंसूबे और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को देखेगी, तीसरी मुसाबकती बिजली की मार्केट बनाने का जिम्मेदार होगी। तो सर ये कैसे होगा, प्रोसेस क्या होगा इसका? जी, ये एक कोशिश है कि मौजूदा NTDC जो है क्या उसको बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है, और ये वही सोच है जिसके तहत आज से कोई 2 दहाइयां कबल वापटा को इन तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जो है वो डिवॉल्व किया गया था, गैर मुर्तकज किया गया था। लेकिन इसमें जो सबसे आई थिंक जो रिफॉर्म वाली चीज है, जो इस्लाह वाली चीज है, वो उसका एक हिस्सा है कि क्या जो मार्केट रेगुलेटर है या इस सारे मामले में जो इस वक्त सिर्फ हुकूमत ही बिजली खरीदती है और हुकूमत ही बिजली बेचती है, उसमें अगर प्राइवेट सेक्टर का किरदार बढ़ता है तो वो पाकिस्तान के लिए एक पेशरफ्त होगी। बाकी तो 2 कंपनियां अलग-अलग NTDC के 2 हिस्से कर दिए गए हैं, और आम तौर पे तो अभी तक पाकिस्तान में ये जो गैर मुर्तकज करना है उसके नताइज बहुत ही मिक्स्ड किस्म के हैं। हमें वो वाज़े तौर पे तो असल मकसद होता है कि एफिशिएंसीज क्रिएट हों जब फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लेकिन एक कोशिश है, और इसको जो ब्रेकअप किया गया है, इससे ज्यादा अहम बात है कि उसको ब्रेकअप के बाद हुकूमत और वजारत तवानाई जो है वो कितनी मुस्तादी से इस जो नई कंपनियां उनकी निगरानी करते हैं और कितने इसको इंश्योर वाकई काबिल और जो लोग इस्तेदाद रखते हैं वो इनमें आकर काम। बिल्कुल ठीक सर। कल मेरे प्रोग्राम में शायद खाकाना बासी साहब मौजूद थे, और क्योंकि अभी वो डोनाल्ड ट्रंप सदर बने हैं अमेरिका में, और उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह की बातें होना शुरू हो गई हैं कि शायद इमरान खान की रिहाई में वो किरदार अदा कर सकें, तो इसी हवाले से बात हो रही थी। उन्होंने इंकशाफ किया है कि बिल क्लिंटन जो है वो नवाज शरीफ साहब से जाती हैसियत में मुतासर थे, इसी वजह से उन्होंने उनकी रिहाई में किरदार अदा किया था जाती तौर पर। तो क्या ऐसा किरदार था या किस वजह से वो मुतासर थे, आपके इल्म में है? जी नहीं, हमारे पास तो चंद किताबें हैं जो मुख्तलिफ उस वक्त के लोगों ने जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने लिखी हैं, तो उसमें तो कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आई जिसका जिक्र शायद फरकान साहब ने किया है। वो गालिबन उसके गवाह हैं किसी वाक़े के, और बेहतर इसकी तफसील और तौजीह ही वही दे सकते। लेकिन वो समझते हैं कि मियाँ साहब ही अगर खुद कभी बताना चाहें तो वो बताएं, वो उसको सीग़े राज में ही रखेंगे। सर आप मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया एक बार फिर। सर मुझे बताइए कि मियाँ साहब के बाद, छोटे मियाँ साहब के बाद, जब नवाज शरीफ साहब ने दोबारा पार्टी की सदारत संभाली तो ये कहा जा रहा था कि अब मियाँ साहब जो है वो पार्टी को मुनज़्ज़म करेंगे, उनकी सारी तवज्जो पार्टी की तरफ होगी, वो मुल्क गिर दौरे करेंगे, मुतबादिल बयानियाँ भी देंगे, लेकिन ताहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट 26वीं आईनी तरमीम वो बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त था, लेकिन उस दौरान भी जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो बैकफुट पर रही। क्या वजह है सर, नून लीग इम्पैक्ट नहीं बना पा रही है? सर अवाम की खिदमत कर रही है, तो बयानिया बनाने का काम अगरचे 21वीं सदी की सियासत में इंतहाई अहम है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है उसने मईशत के महाज पर बड़ी वाज़ेह कामयाबी हासिल की है कि जो 3 बड़े चैलेंजेस होते हैं पाकिस्तान में मईशत के, एक सबसे पहले महंगाई, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वाज़ेह कमी है अगरचे अभी हमें और वक्त तय करना है। दूसरा जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट, जो हमारा आपस में बैरून मुल्क अदायगियों का तवाज़ुन है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मंदी से मुस्बत हो गया। और तीसरा ये है कि रुपए की कीमत में इस्तेहकाम। ये तीनों फ्रंट्स पे बहुत वाज़ेह कामयाबी शहबाज शरीफ साहब ने हासिल की है,
और ये कामयाबी जो है मुस्लिम लीग नून की कामयाबी है। इसी तरह मरीम नवाज पंजाब में इस वक्त पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला है, और उन्होंने जो ह्यूमन डेवलपमेंट है यानी इंसानी तरक्की की तरफ एक वाजे अपना झुकाव भी है, अपना वक्त भी वो दे रही हैं। तो ये सब उसके नताइज जो है वो मुस्लिम लीग नून के हक में जाएंगे। लेकिन फिर भी हम जो कारकुन हैं मुस्लिम लीग नून के, हमारी ये तवक्को है कि एक बयानिया बनाने की कोशिश जो बहुत अहम है 21वीं सदी में, उस पे पार्टी जो है वो अपना वक्त और वसाइल, बल्कि पार्टी के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ भी अपना एक फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। सही। अच्छा खुर्रम साहब, अब डोनाल्ड ट्रंप सदर मुंतखब हो चुके हैं और आप लोगों की क़यादत ने, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने जो डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद की थी, उसकी खबरें या ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स वो बड़े वायरल हो रहे हैं। आपको लगता है कि ये बयानात कोई मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? जी नहीं, ये जो हमारा ख्याल है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात बयानात पर या ज़ाती पसंद नापसंद पर उनका ड्राइव होते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। अगर बयानात की बात है तो अगर मैं याद करा दूं कि सदर ट्रंप जब 2016 में मुंतखब हुए थे तो पाकिस्तान के बारे में उनका पहला कमेंट ये था कि वो एक अजीम मुल्क है और उसका जो वजीर आजम नवाज शरीफ है वो भी अजीम आदमी है, ए ग्रेट कंट्री विद ए ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। तो लिहाजा अगर हम उसको लेके बैठ जाएं कि जी हमारे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हकीकत यही है कि 2021 में अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमेरिका का पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही महदूद है, और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम तक है या कुछ हद तक टेररिज्म की निगरानी के हवाले से है। तो वो जो ख्याल है कि जी वही जमात जो पहले पाकिस्तानियों को से झूठ बोलती रही और गुमराह करती रही कि जी हम गुलाम नहीं हैं और हम एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे, आज वही ये तवक्को कर रहे हैं कि जिस मुल्क को वो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे वही मुल्क, उस मुल्क का सदर जो है वो आकर इनकी मदद करेगा। और अगर वो मदद करेगा भी तो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बहुत ही भयानक मुदाखलत होगी, जिसको पाकिस्तान की रियासत ने हमेशा रिजेक्ट किया है। 13 साल से अमरीकी हुकूमत जो है और उसके मुख्तलिफ जो मुंतखब इदारे हैं उनके अंदर से रेजोल्यूशन आते रहे हैं कि डॉक्टर शकील आफरीदी जिनका एक रोल था उसामा बिन लादेन वाले वाक़े में, उनको रिहा किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने उनको रिहा नहीं किया। दूसरी तरफ ये है कि सदर ट्रंप 2 दफा इमरान खान को रोंद कर आगे जा चुके हैं। एक 2018 में जब उस वक्त की हुकूमत ने, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, फैसला किया कि जो तालिबान के कुछ लीडर हैं पाकिस्तान की हिरासत में, अमेरिका के कहने पर उनको उन्होंने रिहा किया। यही नवंबर 2018 था, और जिसके नतीजे में फिर अमेरिका के जो मुज़ाकरात थे दोहा में इनखला वाले वो शुरू हो सके, लेकिन पाकिस्तान को उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरह जुलाई 2019 में जब इमरान खान वाशिंगटन गए थे और उन्होंने, मेरी राय में, कश्मीर के ऊपर जो हिंदुस्तान करने जा रहा था उस पर अपनी एक रजामंदी जाहिर की वहां, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान की वापसी के 10 दिन बाद हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया और कश्मीर के 3 दिए। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने सवाए कौम को ये कहा कि हर जुम्मे के रोज हम 1.5 मिनट यानी खुर्रम साहब, आपके ख्याल में जो इमरान खान ने उस वक्त विजिट किया था तो उनके इल्म में था कि इंडिया जो है वो कश्मीर की खुसूसी हैसियत को, आर्टिकल 370A को खत्म करने जा रहा है? आप ये कह रहे हैं? को इस मामले में अगर फुल इंफॉर्मेशन नहीं तो कम से कम बुनियादी तौर पर आगाह थे कि कुछ होने जा रहा है, बिकॉज इससे पहले भी उससे चंद दिन पहले से उन्होंने इनखला शुरू कर दिया था पूरा कश्मीर से। जो भी वहाँ गैर मुल्की लोग थे, जर्नलिस्ट पहले ही अलाउड नहीं थे, जो थे उनको भी निकाला गया, और हिंदुस्तानी फौज की एक बहुत बड़ी तादाद जो है उसको उससे पहले एंटर किया गया। तो हुकूमत पाकिस्तान ये नहीं कह सकती कि उनको मालूम नहीं था। आपके ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान को इस सारे मामले का पहले से इल्म था? सर आखिर में जरा इस पर भी रोशनी डालिएगा, वो चाहे आपकी हुकूमत हो चाहे इमरान खान साहब की हुकूमत हो, आप दोनों ही सदर बाइडन की कॉल की इंतजार करते रहे लेकिन उनकी कॉल नहीं आई, तो क्या इस बार कॉल आ सकती है? जी, एक अमेरिकी सदर की कॉल ना हमारा मकसद है और ना हमारी ख्वाहिश। ये अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं एक बुनियादी सफारतकारी के लेवल पर हैं, जिसमें हम दोनों ममालिक एक दूसरे से बात करते हैं जहाँ इशूज होते हैं, लेकिन वो जो एक सिचुएशन थी परवेज मुशर्रफ के दौर में, पाकिस्तान मेजर नॉन नेटो एलाय था, पाकिस्तान ने बगैर किसी
समझे क्विड प्रो को कि अमेरिका को 20 साल जो है अपनी फजाई हदूद और ज़मीनी हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, और उसके बावजूद अमेरिका की तरफ से, सदर ट्रंप की तरफ से भी 2018 में हमेशा ये इल्ज़ाम आया कि पाकिस्तान ने जो है वो अमेरिका का साथ नहीं दिया। हालांकि जितना साथ पाकिस्तान ने दिया, जितनी मदद पाकिस्तान ने अमेरिका की अलकायदा के लीडरान को पकड़ने में, उनको जो है हिरासत में देने में अमेरिका को, उससे ज्यादा किसी मुल्क की मदद नहीं की। और पाकिस्तान ने इसमें बहुत बड़ी तकलीफ भी सही है टेररिज्म के हवाले से। तो लिहाजा यहाँ तो बड़े जो हालात है, एक नई सिचुएशन में है जब अमेरिका और पाकिस्तान जो है वो उनके सामने अब एक तीसरा फरीक भी खड़ा है जिसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में गहराई आ रही है। सही, तो ये बेसिक बुनियादी ताल्लुकात जी, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम दस्तगीर साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे, और वाकई उस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान ने 75,000 जानों का नजराना दिया है, जाने कुर्बान की हैं, कुर्बान हुई हैं। बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो कल जो कुछ हुआ, आप लोगों की तरफ से एक फ़ाइनल कॉल आनी थी लेकिन फिर वो नहीं आई, वो खान साहब ने रोक दिया, और फिर उसके बाद ये पता चला कि जी नवंबर में ही कोई फ़ाइनल कॉल दी जाएगी। तो आज हम 10 नवंबर में बैठे हुए हैं। 15-20 दिन के रुकावट का क्या रीज़न है? इसको आगे बढ़ाने की कोई ख़ास वजह है क्या? नहीं, ख़ास वजह तो नहीं। बुनियादी तौर पे देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू रखते हैं। आपने जैसा देखा पिछले महीने एक एक्टिविटी हुई, अली अमीन साहब आए इस्लामाबाद में, और उसके बाद एक ब्रेक आ गई थी एक्टिविटीज़ में। तो पार्टी ने एक किस्म का रीग्रुप किया, अपने वर्कर्स को रिचार्ज किया है कि दोबारा सवाबी से एक स्टार्ट लिया है। और कल आपने देखा एक भरपूर तादाद में वर्कर्स इकट्ठे हुए, और जो लोगों को बेसिकली एक क्या सराहियाँ दी कि शायद लीडरशिप और वर्कर्स के दरमियान एक गैप है, तो वो चीज़ें भी, वो भी जो है ना, उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला देखें, पीटीआई रिवॉल्व अराउंड वैसे भी इमरान खान की शख्सियत के इर्द गिर्द करती है। तो इमरान खान साहब जो डायरेक्शन देंगे, जो उनकी तरफ से हिदायत आएगी, वही आगे कन्वे होगी। बाकी हर किसी का, वर्कर्स का भी अपना सेंटिमेंट हो सकता है, लीडरशिप का भी हो सकता है, मगर जो इमरान खान ने डिसाइड करना है वही फाइनल होगा। नहीं तो पहले तो बार बार ये कॉल दी जा रही थी ना कि फाइनल कॉल दी जाएगी जो सवाबी में आपको जलसा होगा उसमें, और इमरान खान का पैगाम पहुंचाया जाएगा। आपके लोगों ने लॉन्ग मार्च तक की बात कर दी थी सर, फनमाने तक की बात कर दी थी सर। मगर देखें, लीडरशिप ने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं वहाँ ऐलान करना था ना। देखें, लीडरशिप की भी एक लिमिटेशन है कि लीडरशिप बाहर ज़रूर मौजूद है, मगर जो पिवटल फिगर है वो इमरान खान की ज़ात है। उनकी इजाज़त के बगैर या उनकी कंसेंट के बगैर तो कोई अपनी तरफ से तो कोई कॉल नहीं दे सकता। एक कोई सियासी बयान हो सकता है कि हम इस तरह से कर देंगे, हम इमरान खान ने रोका सवाबी में फाइनल कॉल देने से। नहीं, ये तो अब जो गए होंगे, देखें अली अमीन की मुलाकात पहले हुई थी, बाकी पॉलिटिकल मुलाकातें तो ऐसा हुई नहीं। आपको ख़ुद पता है कि जुमेरात वाले दिन हमारी लीडरशिप गई थी, उनको वहाँ से फिर उसी तरह से वापस भेज दिया था। सलमान राजा साहब जाते रहे हैं, जो वकला ट्रायल पे जाते रहे हैं, उनकी वहाँ एक्सेस थी। तो जो मैं समझता हूँ जो इमरान खान की तरफ से हिदायत आई है उसी के मुताबिक ही ज़ाहिरी बात है ये सारी स्पीचेस हुई हैं और ये स्ट्रैटेजी थी। बैरिस्टर साहब, देखा हमने पीटीआई ने डी चौक पर एहतजाज किया, भरपूर एहतजाज किया आप लोगों ने, लेकिन आपकी क़यादत नहीं पहुंची। उसके बाद दोबारा डी चौक पर एहतजाज के हवाले से कॉल दी गई तो पार्टी के अंदर से इस फैसले पर तनकीद हो गई। खान साहब की रिहाई की हिकमत अमली पर भी आपकी पार्टी मुख्तलिफ डायरेक्शंस में नजर आई, इख्तलाफात नजर आए। तो क्या इस बार भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन हुई है कि जिसकी वजह से फाइनल कॉल के फैसले पर तकसीम हुई और फिर आप लोग फाइनल कॉल नहीं दे पाए? अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें मुख्तलिफ हैं। एक तो जो लीडरशिप के हवाले से देखें, लीडरशिप को आप डिवाइड करें दो चीज़ों में। जो आपके एमएनए से उन्हें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस थी उस वक्त, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम का इशू था, सारों को केपीके बाउंड किया हुआ था और कहा था कि आपने केपीके नहीं छोड़ना। तो जब केपीके उन्हें आपने बाउंड किया हुआ है, वो आपके वहाँ मेहमान बने हुए हैं, ठीक है, वहाँ रह रहे हैं, तो आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो डी चौक पर मौजूद होंगे? तो इस वजह से आपको एमएनएज़ की हद तक नहीं नज़र आए। एमपी की ज़रूर पार्टिसिपेशन रही। फिर जो हारे हुए एमपी एमएनएस जिन्हें फॉर्म 47 की बेसिस पे हरा दिया गया था, वो ज़रूर पार्टिसिपेट करते रहे हैं। बाकी जो सेकंड कॉल थी, देखें वो कॉल ऑफ करना जो है ना, मेरे ख्याल से बेहतर था कि देखें एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, ठीक है, उसमें आप का जिस तरह से सवालात उठाए जा रहे थे, फिर मौलाना फजल रहमान, फिर इस्लामिक ममालिक की इंटरवेंशन, डिफरेंट तरह की इंटरवेंशन जब आ गए
तो वो इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए वापस लिया। तो इसको अगर हम उस तनाज़ुर में रहें कि शायद जी PTI अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गई, तो मौक़िफ़ से बिल्कुल पीछे नहीं हटी। अब खान साहब जिस तरह की नौयत की कॉल देंगे, आया वो देते हैं कि जी लॉन्ग मार्च करना है, धरना देना है। देखिए तमाम जमातें लॉन्ग मार्च करती रही हैं, धरने देती रही हैं, इसमें ऐसे कौन सी कोई गैर आईनी लेकिन सर आपके ही ऑपोजिशन के लोग जो हैं, जो दीगर ऑपोजिशन के लोग हैं, उनकी अपनी राय ये है, इनफैक्ट आपके भी अपने कुछ लोग जो अब पार्टी में नहीं है लेकिन अपने आप को पार्टी में समझते हैं, वो समझते हैं कि अगर आप अकेले निकलेंगे, अकेले कुछ करेंगे तो शायद वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे जब तक आप तमाम ऑपोजिशन के लोगों को नहीं मिलाते। JUIF की भी यही राय है। अब मुझे ये बताइए सर, कल आपके जलसे में अमेरिका का झंडा भी हमें नजर आ गया, फिर उसके बाद हमने देखा कारकुनान ने भी फिर मारपीट की कोशिश की, पुलिस भी आ गई, उसको पकड़ भी लिया। तो पता चल सका है जब पुलिस ने पकड़ लिया कि कौन था वो शख्स, क्यों लेकर आ गया था अमेरिका का झंडा? नहीं, शख्स का तो पता नहीं, मगर नहायत ही बेहुदा हरकत थी। देखें उसको, आपने खुद देखा कि वर्कर्स ने भी क्रिटिसाइज़ किया, उससे झंडा छीनने वाले कौन थे? PTI के वर्कर्स ही थे, ठीक है। तो ये तो नहीं होता कि भाई आप जो है ना अपने मुल्क में किसी और का अलम बुलंद कर लें। मुल्क एक ही है, मुल्क पाकिस्तान है, उसके पीछे सारे डट के खड़े हैं, एक ही आइडियोलॉजी है और पाकिस्तान एक बड़े अजीम मकसद के लिए बना है, ठीक है। उसमें जो है ना जमातों की पॉलिटिक्स, आपको नहीं लगता कि ये जो नैरेटिव एक बिल्ड किया गया, जो ट्वीट्स हुए, जिस तरह की मुलाकातें फिर वहां पर हुई बरकी साहब की, और फिर जो जिस तरह से कहा गया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो फिर यहाँ पर क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप की जो गालिबन उनकी एहलिया से मुलाकातें वगैरह हुई, तो उसके बाद आपको नहीं लगता कि ये जो नैरेटिव बनाया गया उसको आपके कारकुनान ने भी, आपके लोगों ने भी बाय किया और उनमें से ही कोई एक लेकर आ गया यहाँ पे झंडा? अच्छा, अब आप जिक्र कर रही हैं बरकी साहब का। देखें अब वो अमेरिकन नेशनल है और अमेरिकन नेशनल होने के नाते क्या अमेरिका में उन्होंने वोट नहीं डालना था? अमेरिका में उस स्टेज पे कैंपेन चल रही थी। वो मुलाकात किस तनाजुर में हो रही है? देखिए डोनाल्ड ट्रंप खुद मुस्लिम कम्युनिटी से वोट सीख कर है और डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी में मेन वजह क्या है कि जो आपका मुस्लिम वोट है उन्हें वाज़े तौर पे पड़ा। और क्यों पड़ा? क्योंकि गाज़ा के मौक़िफ़ पे उनका एक वाज़े स्टांस था, ठीक है। और दूसरा उसके अलावा दुनिया को क्या, पूरी अमेरिका ने जो उन्हें वोट दिया है, किस वजह से दिया कि वो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सर अगर वहाँ पर जो लोग मुलाकातें कर रहे हों और वो वोट देते हुए ये तासुर, ये इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हों कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो फिर उसके बाद वो इमरान खान की रिहाई में मदद करेंगे, तो वो मुस्लिम कम्युनिटी के इम्पैक्ट का क्या ताल्लुक है इस बात से? देखें ओवरऑल आप देखें उसका इम्पैक्ट का ताल्लुक है। देखें आपका इस वक्त क्या हो रहा है कि जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन गुजरी है, उसने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है, उसने जो था अमेरिका को जगह जगह फंसा दिया है, अमेरिका की इंगेजमेंट बढ़ा दी है। अमेरिका कोई सुपर पावर ज़रूर है मगर अमेरिका का इस वक्त डेट ऑल टाइम हाई है। वो कोई इतने सुखी नहीं बैठे, वहाँ भी इन्फ्लेशन रेट ऑल टाइम हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है। आम अमरीकी समझता है कि अमेरिका की गैर ज़रूरी इस वक्त दुनिया में मुदाखलत है, उसे जगह जगह इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और इस वक्त जो यूक्रेन में वॉर चल रही है वो गलत इन्वॉल्वमेंट है अमेरिका की। और अगर अमेरिका उस खित्ते में से निकलता है, अगर रशिया को ईजी कर देता है, आप तो सर उसका किसी भी सूरत ये नहीं समझते कि वो जो नैरेटिव वहां पर बिल्ड किया गया उसी की पादाश में आपका ये जो कारकुन था, जो PTI का वहां पर मौजूद था, जिसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, तो वहां से वो जो नैरेटिव बनना शुरू हुआ उसकी वजह से ये झंडा यहाँ पर आ गया। ये किसी सूरत PTI की क़यादत तस्लीम नहीं करती है बात कर। अभी देखें अब आप तो उसको लेबल कर रही हैं PTI का कारकुन, अभी वो बंदा कौन है, चीज़ों को तफ्तीश उसकी होने दें, कौन लेके आया। मगर वो देखें बेहुदा हरकत है, ठीक है, उसको कोई भी नहीं एंडोर्स करेगा और इस तरह की एंडोर्समेंट किसी लेवल पे भी नहीं आएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। उमैर नियाजी साहब प्रोग्राम थे। खुर्रम शहजाद मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, माशी तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम। सबसे पहले ये बताइए, IMF का वफ्द जो है वो आ रहा है कल, पाकिस्तान डूम और मिनी बजट की खबरें गर्दिश कर रही हैं। बुनियादी मकसद है क्या इस दौरे का? क्योंकि वजीर ख़जाना कुछ और तस्वीर खींच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम मुआहदा कर लेते हैं लेकिन शराइत पर अमल नहीं करते और IMF के वफ्द को तमाम हकाइक बताएंगे। बहुत शुक्रिया लेने के लिए। मेरे ख्याल में जो पहला रिव्यू है ये उसकी शुरुआत होंगी और बहुत सारी खबरें, बहुत सारी स्पेकुलेशन है। मेरे ख्याल में मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि जो पहला रिव्यू है वो शुरू होने जा रहा है, क्योंकि आपको पता है प्रोग्राम जो है वो सितंबर में उसका पहला क्वार्टर खत्म हुआ है और उसके बाद पहला रिव्यू जो है वो अक्टूबर के एंड या नवंबर के मिड शुरू होता है। लास्ट ईयर भी आपको याद होगा
इसी दौरान जो है पहला रिव्यू शुरू हुआ। तो ये पहले रिव्यू की शुरुआत है। जहां तक आपका ताल्लुक है इस चीज का कि क्या कोई मिनी बजट होगा, मेरे ख्याल में मैं इसको नहीं जो है मानता कि मिनी बजट कोई आएगा। उसकी जरूरत एट दिस पॉइंट नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट क्वार्टर के टारगेट्स हैं, ज्यादातर टारगेट्स, टैक्स के टारगेट्स, फिस्कल डेफिसिट के या और रिजर्व्स के टारगेट्स हैं, ये सारे जो है मीट हुए हैं ज्यादातर। एक दो टारगेट्स मेरे ख्याल में थोड़े से मीट नहीं हो, तो मेरे ख्याल में IMF करेगा कि आगे जाते बड़ा प्रोग्राम है। आपको पता है 1-2 क्वार्टर का प्रोग्राम नहीं है कि IMF ये कहेगी जी एक क्वार्टर पे आपके प्रॉब्लम्स हो गए। तो मेरे ख्याल में 3 साल का प्रोग्राम है, तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी। लेकिन मैं इस चीज को मुझे नहीं लगता कि आप कह रहे हैं आपके ख्याल में आपको नहीं लगता कि मिनी बजट आएगा, तो FBR टैक्स हदफ जो उनका है वो हासिल करने में नाकाम रही है। इसकी क्या वजह समझते हैं? क्या जो अहदाफ था, जो रखा गया था, वो अनरियलिस्टिक था, या फिर हुकूमत अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाई? और अगर आप कह रहे हैं वैसे तो कि आपको नहीं लगता कि मिनी बजट आएगा, लेकिन अगर आता है तो फिर आपको क्या लगता है वो मिनी बजट किन किन शोबों को टारगेट करेगा? वजीर खजाना तो तनख्वाहदार तबके और सनतों पर मजीद टैक्सेस का इंदिया दे रहे हैं। तबके पे मजीद बोझ जाएगा। लेकिन जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि FBR के टारगेट्स मीट नहीं हुए हैं, बिल्कुल आपका लास्ट जो मंथ गया है इसमें शॉर्टफॉल है, बट आप ये देखें कि टारगेट इन इटसेल्फ बहुत बड़ा रखा गया है। मैं हमेशा इस पे ये बात करता हूं कि टारगेट बहुत बड़ा है। आपके यहाँ ग्रोथ होनी चाहिए। इस मर्तबा तो इन्फ्लेशन में भी कमी हुई है रिलेटिवली, लेकिन ग्रोथ नहीं है इतनी ज्यादा। ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता आएगी अगले क्वार्टर्स में, लेकिन टारगेट बिल्कुल ये सही बात है, काफी बड़ा टारगेट है। 35-40% ग्रोथ। टैक्सेस में मईशत में इतनी ग्रोथ अभी नहीं है, और इन्फ्लेशन की वजह से भी टैक्सेस बढ़ते हैं, वो भी अब इन्फ्लेशन भी नीचे आ गई है, तो टारगेट इटसेल्फ बहुत बड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑल्टरनेट ये दिए गए हैं कि रिटेल सेक्टर पे टैक्सेस की बात हो रही है, प्रॉपर्टी एंड लैंड की बात हो रही है, और एग्रीकल्चर की बात ये हो रही है। आपने सुना भी होगा कि जनवरी से इतलाक इस चीज का होगा कि इसमें कंप्लायंस जाए। लेकिन खुरम वजीर खजाना एक और भी इंकशाफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई भी मुल्क डिपॉजिट को, कर्ज को ओवरऑल करने को अब तैयार नहीं है, तो ये जो $5 अरब का फाइनेंशियल गैप है वो कैसे पूरा होगा फिर? मेरे ख्याल में ये जो रोल ओवर की बात है ये तो ऑलरेडी हो चुका है। रोल ओवर तो देखें 3 कंट्रीज हैं बड़े, चाइना है, सऊदी अरेबिया है और UAE है। और चाइना ने तो आपने देखा है कि 3 साल तक की जो है आपको एक तरह से रोल ओवर दिया है, और ये बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इस साल पाकिस्तान का जो कर्जा है वो वही 22-23-24 बिलियन डॉलर के करीब आपको देना था। मैं बैरूनी कर्जों की बात कर रहा हूँ। और अच्छी बात ये हुई है कि उसमें जो लोकल कर्जे का हिस्सा है किरण, वो 9.8 ट्रिलियन रुपया देना था। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी में कमी हुई है उसकी वजह से तकरीबन कोई 1.5 ट्रिलियन रुपया कम देना होगा, जो कि अच्छी बात है। और वो वाली चीज मैं कनेक्ट करूंगा सैलरीड क्लास के साथ कि हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये जो 1.5 ट्रिलियन रुपया बचत हो रही है इसमें से कुछ हिस्सा सैलरी क्लास को पास ऑन किया जाए, सैलरी क्लास पर टैक्स उल्टा कम होने के जो है तवक्कुआत हों, और हमें ये रखनी भी चाहिए। होपफुली ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह फिस्कल रूम बन रहा है उस हिसाब से टैक्स में कमी होगी। और ये जो 3 एरियाज मैंने आइडेंटिफाई किए ना, इस पे काम करना चाहिए। चलिए, आप भी अच्छी खबर दे रहे हैं कि जो 9.8 ट्रिलियन है, अगर इसके ऊपर से ऑलमोस्ट 1.5 ट्रिलियन कम होता है तो ये 7.2 पे चला जाता है। अब हुकूमत भी कह रही है कि अच्छे दिन आ गए हैं, जो मुश्किल हालात थे वो वक्त गुजर गया है, मईशत ट्रैक पर आ गई है, महंगाई कम हो गई है। तो ये सारी चीजें हो तो रही हैं, लेकिन आम आवाम की जिंदगी पर इसका इंपैक्ट क्यों नहीं आ रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है किरण। देखिए, होता क्या है कि जब भी मुश्किलात होती हैं उसका डायरेक्ट इंपैक्ट एक आम आदमी पे फौरन पड़ता है, लेकिन जब बेहतरी आना शुरू होती है उसमें टाइम लगता है। और क्योंकि इसमें ना 3 लेयर्स होते हैं। अभी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जिसे मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं कि जी रिजर्व थोड़े बेहतर हो गए, इन्फ्लेशन स्टेबलाइज हुई है, रुपया स्टेबल हुआ है, कर्जों की जो कॉस्ट है यानी कि शरह सूद वो नीचे आना शुरू हुई है। सेकंड जो लेयर होती है किरण, वो इंडस्ट्रीज वगैरह अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करती हैं जब उनको कर्जा सस्ता मिलना शुरू होता है, या एनर्जी कॉस्ट आगे जाते हुए कम होती है, इंटरनेशनल ऑयल पैसे नीचे आ रही है। तीसरी लेयर जाके जब आपकी एम्प्लॉयमेंट शुरू होती है और ये बहुत मुश्किल मरहला होता है। ये हमेशा ऐसा होता है कि आपका इम्पैक्ट जो है वो बहुत जल्दी आता है नेगेटिव, बट पॉजिटिव इम्पैक्ट आने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए कहा जाता है कि इकोनॉमी को बहुत
आप संभाल के चलाएं, ताकि एक आम आदमी को जो है वो तो नेगेटिव फिर हम क्या एक्सपेक्ट क्या करें? इसको महसूस आम आदमी कब तक करेगा खुरम? क्या 2025 में जाके हम महसूस करना शुरू करेंगे कि वाकई महंगाई भी कम हो गई है, मईशत भी ट्रैक पर आ गई है? मेरे ख्याल में 6-8 महीने लगेंगे किरण, अगर ये हालात ऐसे बेहतरी तरफ अगर जाते रहे। एक और अच्छी चीज ये है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम होना शुरू हुई हैं, जिसकी वजह से चलिए, पेट्रोल की, डीजल अच्छी की उम्मीद कीमतें रखनी चाहिए और साथ साथ ये उम्मीद भी रखनी चाहिए कि अगर 5 या 8 महीने इंतजार करने के बाद अवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है तो फिर वो लॉन्ग टर्म रिलीफ हो। बहुत बहुत शुक्रिया खुरम शहमी साथ मौजूद थे। वक्त भी खत्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी जुमे को। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।